शाम को 5 बजे गाजी नासिर, प्रोफेसर जॉनथन, फाखरा याकूबी और 4 नए अफराद मेरी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। उनके पास लंबे लंबे सूटकेस थे। एक वसी और इस कमरे में एक बड़ी सी मेज बिछाई गई थी और प्रोफेसर जॉनथन ने उन लोगों को सूटकेस खोलने का इशारा किया। सबसे पहले तकरीबन 4 स्क्वायर इंच और 1.25 इंच मोटी एक डिब्बिया निकाल कर सामने रखी गई, जिसके ऊपरी हिस्से पर सफेद बटनों की एक कतार नजर आ रही थी। उन बटनों पर नंबर पड़े हुए थे। कोई 1.5 इंच चौड़ी एक सफेद रंग की स्क्रीन भी डिब्बिया पर नजर आ रही थी और उसके नीचे कुछ खास अंदाज की घड़ियां भी नस्ब की गई थी, जिनमें एक एक सुई लगी हुई थी। सबसे निचले हिस्से में स्पीकर्स थे जो बहुत छोटे छोटे और काफी तादाद में थे। प्रोफेसर जॉनथन ने वो मशीन मेरे सामने करते हुए कहा, ये मेरी इजाद है मिस्टर अली। हम इस पर अपना कोई पैगाम किसी को नहीं दे सकते, लेकिन तकरीबन 1000 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के ट्रांसमीटर के पैगामात इस मशीन पर मौसूल किए जा सकते हैं। ये खुदकार है और हर फ्रीक्वेंसी अपने तौर पर कंपोज कर लेती है। आप इसे फ्रीक्वेंसीज कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यानी अगर खला में कोई पैगाम मौजूद है और वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर दिया जा रहा है, तो ये सफ़ेद बटन जिस पर नंबर 1 लिखा हुआ है, ऑन करने के बाद इसकी मशीन हरकत में आ जाती है और फिर वो अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेती है। ये तमाम काम ऑटोमेटिक तरीके पर होता है। उसके बाद वो पैगाम नशर होने लगता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चूंकि ये खुद ट्रांसमीटर नहीं है, चुनाचे इसकी डिस्टर्बेंस कहीं भी रिसीव नहीं की जा सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मिस्टर अली? मैंने कहा, न सिर्फ समझ रहा हूँ बल्कि हैरान भी हो रहा हूँ प्रोफेसर। वो बोला, शुक्रिया मिस्टर अली। मेरा मकसद है कि अगर सहराए आज़म में ट्रांसमीटर पर कोई पैगाम किसी को दिया जा रहा हो तो हम उससे रूशनास हो सकते हैं। मैंने पूछा, इसकी रेंज क्या है? प्रोफेसर ने कहा, 1000 किलोमीटर। और फिर उसने मुझे तजर्बा करके दिखाया। गो हम उस वक्त एक बंद कमरे में थे, लेकिन प्रोफेसर के सफेद बटन दबाने के साथ साथ ही ट्रांसमीटर से बेशुमार आवाजें उभरने लगी। ये इंसानी आवाजें थीं। मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें इस्तेमाल की जा रही थीं, लेकिन उनमें कोई ज़बान वाज़े नहीं थी। तब प्रोफेसर ने एक आवाज़ को नुमाया किया और उसके बाद एक बटन और दबा दिया। लम्हा भर के बाद आवाज़ वाज़े हो गई और दूसरी तमाम आवाज़ें ख़त्म हो गईं। ये आवाज़ कोई खुफिया पैगाम दे रही थी जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क को ट्रांसफ़र हो रहा था। ज़बान मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन प्रोफेसर के होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने गर्दन हिलाते हुए बटन दबा दिया। मशीन बंद हो गई। मैंने पूछा, ये कौन सी ज़बान थी प्रोफेसर? प्रोफेसर मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, हमारे मतलब की नहीं थी। मैं हैरत से प्रोफेसर की शक्ल देख रहा था। फिर मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, गोया आपने अमेरिका की तरह खला में अपना सैटेलाइट छोड़ा हुआ है प्रोफेसर? आप तो इंतहाई खतरनाक आदमी हैं। इस तरह तो आप मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जासूसी कर सकते हैं और दुनिया के अहम तरीन राजों से वाकिफ हो सकते हैं। प्रोफेसर ने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मेरी ये ईजाद मंजर आम पर आ जाए तो दुनिया में फसाद बर्पा हो जाए, इसीलिए इसे मैंने खुद तक महदूद रखा हुआ है। दूसरी सूरत में यह भी मुमकिन था कि तमाम सुपर ताकतों के एजेंट मेरे पीछे लग जाते और मेरा जीना हराम कर देते। मैंने कहा, यकीनन मैं आपके ख्याल से इत्तेफाक करता हूँ और मुझे खुशी है कि आप जैसा बाकमाल इंसान मेरा रफीक कार है। प्रोफेसर ने कहा, गोया आपकी तरफ से इस बात की इजाज़त है कि हम ये मशीन साथ रखें। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं खुशी से इसकी इजाज़त देता हूँ। प्रोफेसर ने कहा, शुक्रिया। और फिर उसने साथ आने वालों को इशारा किया जो गालिबन उसके साथ ही थे। एक पैकेट निकाला गया और उसे खोलकर उसमें से पतली पतली स्टील की नलकियां, छोटी छोटी गरारियां और ऐसी ही दूसरी चीजें निकाली गईं, जिनके सिरों पर चूड़ियां बनी हुई थीं। प्रोफेसर ने उन्हें आपस में जोड़ा और इंतहाई अजीब साख्त की तकरीबन 1-1 फुट लंबी पिस्तौलें या बंदूकें तैयार कर लीं, लेकिन ये काफ़ी हल्की थीं। प्रोफेसर ने एक और पैकेट में से विक्स की शीशियां निकाली, जिनकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन 1-1 इंच थी। उसने उनमें से एक शीशी का ढक्कन खोला और मुझे देते हुए बोला, इसे सूंघिए मिस्टर अली, आपको लुत्फ आएगा। मैंने विक्स को सूंघा तो इंतहाई तेज और नफीस खुशबू मेरी नाक से टकराई और मेरा दिमाग खुल गया। लेकिन एक बात मैंने भी महसूस की थी, वो ये कि ये शीशी आम विक्स की शीशियों की निस्बत कुछ वजनी थी। मैंने प्रोफेसर को वो शीशी वापस कर दी और प्रोफेसर ने उसका ढक्कन बंद कर दिया। प्रोफेसर ने कहा, ऐसी 6 शीशियां अगर आपके पास हों तो मेरा ख्याल है आप हर किस्म के नज़ले या नाक की खराबियों से महफूज रहेंगे। मैंने कहा, क्या एक शीशी काफ़ी नहीं रहेगी? प्रोफेसर ने कहा, नहीं, इसलिए कि हमारा वास्ता ज़्यादा दुश्मनों से भी पड़ सकता है। मैंने हैरत से कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो बोला, ये एक बेहतरीन किस्म का बम है। आपने इसके वजन को महसूस किया होगा। ऊपरी हिस्से में विक्स भरी हुई है और निचले हिस्से में जबरदस्त धमाका खेज मादा जो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को उड़ा सकता है। अगर आप इस छोटी सी राइफल में ये शीशी रख कर इसे फायर कर दें तो 200 गज की रेंज में ये बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दे सकती है। इसके अलावा आप इस राइफल को दरमियान के किसी भी हिस्से से इस्तेमाल कर सकते हैं।
मसलन देखिए, मैंने इसमें से ये आधा हिस्सा निकाल लिया। अब ये सिर्फ 7 इंच का पिस्तौल रह जाता है और इस पिस्तौल के लिए ये खुसूसी गोलियां इस्तेमाल की जाएंगी। प्रोफेसर ने एक और पैकेट खोलकर पिस्तौल के कारतूस दिखाए और मैं दिलचस्पी से उन हैरतनाक चीज़ों को देखने लगा। उसके बाद इंतहाई अजीबोगरीब साख्त के ऐसे हथियार मुझे दिखाए गए कि मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा, क्या ये सब आपकी ईजाद हैं प्रोफेसर? बोला, नहीं, मेरी ईजाद सिर्फ वो मशीन है। बाकी ये तमाम चीज़ें दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में तैयार की गई हैं और उमूमन इन्हें ख़ास किस्म के एजेंटों के हवाले किया जाता है। हाँ, अगर आप हमारी तारीफ करना चाहते हैं तो सिर्फ इस हवाले से कि इन चीज़ों को हासिल करने के लिए हमें बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ी है। मैंने कहा, कमाल है प्रोफेसर, और अब वो बात मेरी समझ में आ रही है कि सिर्फ 10 पाउंड वजन साथ ले जाकर हम पूरा एक असलहा खाना ले जा सकते हैं। वो बोला, ये चीज़ मुख्तलिफ हिस्सों में रखी जा सकती है और ये हिस्से हम इस अंदाज में फैला सकते हैं कि किसी को शुबा भी ना हो। मैंने कहा, प्रोफेसर जॉनथन, मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी मौजूदगी मेरी इस मुहिम की कामयाबी की जमानत है। वो बोला, शुक्रिया अली, हम आपसे मुकम्मल ताउन करेंगे। तमाम सामान समेट कर बंद कर लिया गया और उसके बाद वो चारों अफराद वहां से वापस चले गए। सामान वहीं छोड़ दिया गया। बर्ड प्रोफेसर जॉनथन से बहुत से सवालात कर रहा था और फिर हमने तय कर लिया कि दूसरे दिन सुबह अपने सफर का आगाज कर देंगे। फाखरा ने मुझसे घोड़ों के सिलेक्शन के बारे में कहा तो मैंने ये जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी। अलबत्ता मैंने गाजी नासिर से एक दरखास्त की। कहा, हम इस मुहिम को सयाहों की हैसियत से सर अंजाम देंगे गाजी नासिर, चुनाचे हमें कुछ ऐसे कागजात की ज़रूरत भी होगी जो हमारी ये हैसियत जाहिर कर सकें। इसके अलावा मेकअप भी ज़रूरी है ताकि कम अज़ कम मेरी शनाख्त न की जा सके। गाजी नासिर ने कहा, आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है अली, हर काम आपकी मंशा के मुताबिक हो जाएगा। मैंने कहा, तो फिर आज ही रात आप अपने मेकअप मैन को भेज दीजिए, बर्ड के चेहरे में मामूली सी तब्दीली करा ली जाए। अलबत्ता प्रोफेसर जॉनथन के हुलिये में किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं। रात को गाजी नासिर और फाखरा एक मेकअप मैन को लेकर मेरे पास पहुंच गए और उसने मेरे चेहरे का बेहतरीन मेकअप किया। सिर्फ चंद ऐसी मामूली तब्दीलियां कर दी गई थीं जिनसे मेरे खद्दो खाल बदल गए थे और इतनी नफासत थी उस मेकअप में कि इन मामूली सी तब्दीलियों के बावजूद मेरा कोई शनासा भी मुझे नहीं पहचान सकता था। फिर बर्ड के चेहरे की थोड़ी सी मुरम्मत की गई। इस काम की तकमील के बाद हमारी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गईं। फाखरा याकूबी, गाजी नासिर, मसूद तलहा, साइका माइलर और दूसरे तमाम लोग तकरीबन 12 बजे मेरे पास पहुंच गए और फिर 1:30-2 बजे तक मेरे साथ रहे। उसके बाद खुसूसी तौर पर हमें आराम की इजाज़त दे दी गई क्योंकि दूसरे दिन अलस सुबह हमें अपनी मुहिम के लिए यहाँ से निकल जाना था। वो लोग नहीं चाहते थे कि दिन की रोशनी में हमें यहाँ से निकलते हुए देखा जाए क्योंकि इस बात का खदशा मौजूद था कि इसराइली एजेंट यहाँ भी कहीं न कहीं मौजूद होंगे। सुबह तकरीबन 4:15 बजे हम सब तैयार हो गए। उसके बाद एक जीप में बैठकर बाहर निकल गए। रात को लाइन ऑफ क्रूजल की बस्तियों के अतराफ में पेट्रोलिंग होती रहती थी। चुनाचे हमें यहाँ से निकालने के लिए मुहाफिजों की जीप ही इस्तेमाल की गई थी जिसमें सिर्फ 3 अफराद नजर आ रहे थे और हम चारों जीप के पिछले हिस्से में इस तरह बैठे हुए थे कि दूर से देखने वाले को नजर न आए। पेट्रोलिंग जीप ने हमें आबादी से तकरीबन 5 मील दूर एक पहाड़ी सिलसिले के नज़दीक पहुंचा दिया। यहाँ चंद अफराद हमारे वो घोड़े संभाले खड़े थे जिन्हें इस सफ़र के लिए इस्तेमाल करना था। इंतहाई कद्दावर और शानदार घोड़े थे। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे वो कागजात भी फराहम कर दिए गए थे जिनमें हम चारों के बदले हुए नाम, पते और हमारी हुकूमतों के इजाज़तनामे शामिल थे। इन इजाज़तनामों में हमारी हैसियत सयाहों की ही जाहिर की गई थी। फाखरा याकूबी वगैरह ने हमें अलविदा कहा और हम घोड़ों पर सवार हो गए। मैंने उन सब लोगों की तरफ हाथ हिलाया और घोड़े को एड़ लगा दी। मेरे तीनों साथी मेरी तकलीद कर रहे थे। बर्ड, मैकनो और प्रोफेसर जॉनथन खासे खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मैं आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था और मेरे जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। इस मुहिम में सभी अपने अपने तौर पर जिम्मेदार थे, लेकिन मुझ पर इन तमाम अफराद को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी थी और स्टीफन ब्राकोडा की तलाश का बीड़ा भी मैंने ही उठाया था। चुनाचे मेरा जहन अपनी इस कामयाबी के लिए उलझा हुआ था। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फूटती जा रही थी और उसके साथ ही सहराए आज़म में हैवानी जिंदगी का आगाज हो चुका था। परिंदों की डारें सुबह के धुंधलकों में आसमान की जानिब परवाज कर रही थीं और उनकी हसीन आवाज़ें कानों में रस घोल रही थीं। ये हसीन सुबह एक नई मुहिम का आगाज थी और मैं दिल ही दिल में अपनी इस मुहिम की कामयाबी के लिए दुआएं मांग रहा था। किसी सम्त का तयन नहीं किया गया था। सबसे पहले तो हमें लाइन ऑफ क्रूजल की उस आबादी से इतनी दूर निकल जाना था कि अगर कोई हमें देख ले तो ये अंदाज़ा न लगा सके कि हम कहाँ से आए हैं। इसके लिए हमने घोड़ों की रफ्तार काफ़ी तेज़ रखी।
बहुत दूर पहाड़ों के दरमियान से सूरज की किरणें फूट रही थीं और धुंधल के गायब होते जा रहे थे। हिरनों की एक डार थोड़े ही फासले पर घास चर रही थी। घोड़ों की टापों की आवाजें सुनकर हिरन कलांचे भरने लगे। हम सबकी निगाहें दिलचस्पी से कुदरत के उन मनाजिर को देख रही थीं। सहराए आजम के बारे में अब मेरी मालूमात इस कदर महदूद नहीं थी। मैंने यहाँ खुश रंग फूलों और चांदी के आबशारों को भी देखा था, और वो खौफनाक स्याह दलदलें भी मेरी निगाहों से ओझल नहीं रही थीं, जो हर ज़ीरूह को हड़प करने के लिए तैयार रहती हैं। चुनाचे मैं जानता था कि अपने इस सफ़र में स्टीफन ब्राकोडा की तलाश के साथ साथ ही मुझे अफ्रीका की पुरस्कार सरजमीन पर मौजूद खतरात से भी खुद को महफूज रखना होगा। मेरे साथियों में हर शख्स अपने फ़न का माहिर था। बर्ड एक शानदार आदमी था और उसकी मैयत में मुझे बड़ी तमानियत रहती थी। उसी तरह मैकनो एक ताकतवर और वफादार साथी था। वो किसी भी लम्हा पुष्ट दिखाने वालों में से नहीं था। जहां तक प्रोफेसर जॉनथन की बात थी तो ये शख्स तो मुझे मुकम्मल तौर पर एक साइंसी उजूबा नजर आ रहा था, खुशदिल और हंसने बोलने वाला। हम चारों अफराद में से सिर्फ मैकनो ही ऐसा था जो तबन खामोश था, वरना बर्ड और प्रोफेसर जॉनथन रास्ते में लतीफेबाजी करते जा रहे थे। प्रोफेसर जॉनथन को खास तौर से लतीफे सुनाने का फन आता था। सफर के तकरीबन 8 घंटे गुजर गए। उसके बाद हमने एक जगह कयाम के लिए मुंतखब कर ली। एक साफ सुथरा पहाड़ी टीला था। अतराफ में छदरे छदरे दरख्तों वाला जंगल फैला हुआ था। अफ्रीका की रिवायती वीरानी चारों तरफ तारी थी। यूं भी शाम के धुंधल के गहरे होते जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता परिंदों की आवाजें भी मादूम हो रही थीं। प्लास्टिक के छोटे छोटे खैमे जो एक छोटे से पैकेट में तब्दील हो जाते थे और ज़रूरत के वक्त इतनी जगह फराहम कर देते कि इंसान उनके नीचे पनाह ले सके, वो नस्ब कर लिए गए थे। जदीद तरीन साजो सामान से आरास्ता कर दिया गया था। हमें ज़रूरत की वो तमाम चीज़ें मुख्तसर तरीन करके हमें सुपुर्द कर दी गई थीं जो इस मुहिम में हमारे काम आ सकती थीं, और बिलाशुबा पिछली रात तमाम मुहिमात के बरक्स इस वक्त हम पूरी तरह मजबूत थे। प्लास्टिक के 4 खैमे इस तरह नस्ब कर लिए गए कि उनका राब्ता आपस में एक दूसरे से रहे और चारों अलग अलग भी हों। घोड़ों को निहायत मजबूती से ऐसी जगह बांध दिया गया जहां वो महफूज रहें। उसके बाद हम दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। बर्ड ने तजवीज़ पेश की कि रात को थोड़े थोड़े वक्फे से पहरे का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इस तजवीज़ को सब ने मंजूर कर लिया था। चुनाचे तकरीबन 12 बजे तक तो सभी जागते रहे और उसके बाद पहरे की पहली जिम्मेदारी मैंने संभाल ली। मुझे 2 बजे तक पहरा देना था। 2 बजे से 4 बजे तक बर्ड की बारी थी और उसके बाद मैकनो की। 6 बजे के बाद पहरा देने की खास ज़रूरत नहीं समझी गई थी, इसलिए प्रोफेसर जॉनथन को इस जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया गया। मैं खैमों के बाहर आकर बैठ गया। रात सर्द हो गई थी। सर्दी से बचाव का माकूल इंतजाम था जो लिबास की शक्ल में मेरे बदन पर मौजूद था। छोटी सी खुदकार राइफल मैंने अपने हाथों में संभाली हुई थी। ये उन हथियारों से अलग थी जो हंगामी हालात के लिए हमने अपने लिबासों में छुपा लिए थे। खैमों के अंदर मौजूद तीनों अफराद सो गए थे। उनके तेज सांसों की आवाजें फजा में रची हुई थीं। मेरा जहन हवा में उड़ने लगा। ख्यालात की रौ सफर करती हुई न जाने कहां कहां भटकती रही। आंखों के पर्दों पर बहुत पुरानी तस्वीरें रक्सां हो गईं। मुझे मेरा वतन याद आ गया। ये यादें ही जिंदगी का सरमाया थीं। जब भी दिल में वीरानी महसूस होती, उन यादों के सहारे खुद को बहला लिया करता। जिंदगी का सफर कहां से शुरू हुआ था और अब मैं कहां पहुंच गया था, इसका तस्करा करना ही बेकार था। अब तो इन यादों ने मुझे अफसुर्दा करना ही छोड़ दिया। अब उनकी आंच दिल को फरहत बख्शती थी। दिमाग पर चलने वाली फिल्म अपना आखिरी सफर तय करके तहजीब मैल्कम एक्स के चेहरे तक पहुंची तो 2 बज गए और उसके बाद बर्ड हंसता मुस्कुराता बाहर निकल आया। हेलो चीफ, सब खैरियत है ना? मैंने आहिस्ता से कहा। हाँ बर्ड। वो बोला बस अब तुम जाओ और सो जाओ, और हाँ देखो यकीनन सो जाना, वरना दूसरे दिन का सफर बेहतर नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है बर्ड, और उठ कर खैमे में आ गया। सोने की कोशिश में कामयाबी नसीब हो गई और फिर उस वक्त तकरीबन 5:30 बजे थे जब मैकनो और बर्ड के गुफ्तगू करने की आवाजें सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई। बर्ड उठ कर बाहर जाने लगा तो मैंने उससे पूछा कि क्या बाहर खैरियत है? बोला ओ चीफ, तुम जाग गए। चलो कोई नहीं, वैसे भी 5:30 बज चुके हैं, आओ बाहर आ जाओ। मैंने कहा कोई खास बात है बर्ड? बोला हाँ, मैकनो कहता है कि खास बात है। मैंने अपनी राइफल संभाल ली। बर्ड और मैकनो भी राइफलें उठाए हुए थे। बर्ड ने पूछा क्या प्रोफेसर को भी जगा लिया जाए? मैंने कहा अगर कोई खतरनाक सूरत हाल है तो फिर जगाना मुनासिब है। मैकनो सरगोशी के अंदाज में बोला नहीं, हम इसे खतरनाक नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर को नींद पूरी करने दी जाए। हम तीनों खैमे से बाहर आ गए। मैंने पूछा क्या बात है मैकनो? वो बोला उधर उस वादी में मैंने कुछ इंसानी आवाजें सुनी हैं। मैंने बर्ड को जगाना मुनासिब समझा ताकि अगर कोई हमारी तरफ रुख करे तो हम मोहतात हों। मैकनो ने जिस समत इशारा किया मैं उधर देखने लगा। बज़ाहिर कुछ भी नहीं था,
हम हवा की सरगोशियां सुन रहे थे, लेकिन फिर उसमें कोई आवाज महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि दिन की रोशनी फूटने लगी। नींद पूरी तो नहीं थी, आंखों में जलन बाकी थी, लेकिन ठंडे पानी के छींटे और फिर बड की तैयार करदा कॉफी ने नींद भगा दी। प्रोफेसर जॉनथन शायद कॉफी की खुशबू से जागा था। बाहर निकला और जल्दी से बोला, अरे अरे सब खत्म ना कर देना, वैसे मुझे शिकायत है तुम लोगों से कि तुमने मुझे कॉफी में शरीक नहीं किया। मैंने कहा, आपको नींद पूरी करने के लिए छोड़ दिया गया था प्रोफेसर। वो बोला, भाई तुम जो रियायत मेरे साथ करना चाहो कर लो, हालांकि मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता। मेरा ख्याल है पूरी रात की नींद के लिए हम में से किसी एक आदमी को रोजाना मुंतखब कर लिया जाए, ताकि कोई भी शख्स बहुत ज्यादा थकन या कुशलमंदी का शिकार न हो। लाओ जरा कॉफी तो दो, कहीं सब तो खत्म नहीं कर गए तुम लोग। एक मग में उन्हें भी कॉफी दे दी गई और फिर हमने उन्हें सूरत हाल बताई। उन्होंने चौंक कर पूछा, किस समत? बड ने इशारा किया, वो नीचे वादी में। और प्रोफेसर जॉनथन खेमे में दाखिल होकर अपनी दूरबीन निकाल लाया। उसने दूरबीन से वादी का जायजा लिया और फिर बेइख्तियार उछल पड़ा। बोला, यकीनन उधर इंसान मौजूद हैं, जरा देखना मिस्टर अली। मैंने जल्दी से दूरबीन प्रोफेसर के हाथों से ले ली और उसे फोकस करके उस समत देखने लगा जहां प्रोफेसर ने इशारा किया था। मैंने कुछ लोगों की नक्लो हरकत महसूस कर ली थी, लेकिन फासला इतना था कि दूरबीन उन्हें सही तौर पर फोकस नहीं कर पा रही थी। चंद लम्हे उधर देखने के बाद मैंने दूरबीन बड की तरफ बढ़ा दी और फिर प्रोफेसर से कहा, अगर वहाँ कुछ इंसान मौजूद भी हैं प्रोफेसर, तो हमें क्या करना चाहिए? वो बोला, क्या मैं तुम्हें मशवरा देने की जरूरत कर सकता हूँ अली? मैंने कहा, यकीनन। मैं अपने बारे में ये बात आपको बता दूं प्रोफेसर कि हम चारों में से कोई किसी पर फौकियत नहीं रखता। हर शख्स एक दूसरे को अपनी तजावीज़ पेश कर सकता है और इसी तरह हमें कामयाबी नसीब होगी। किसी एक शख्स की ज़हनी कुव्वतों को पामाल नहीं किया जाना चाहिए। प्रोफेसर बोला, तो फिर मेरी राय है कि हमें उनकी समत चलना चाहिए। इन जंगलों में पेश आने वाला कोई भी वाकया हमारी रहनुमाई कर सकता है। किसी भी शख्स से हमें कोई ऐसा सुराग मिल सकता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। मैंने कहा, मगर फासला इतना है प्रोफेसर कि हमारे वहां तक पहुंचने तक मुमकिन है वहां कुछ भी न रहे और फिर हमें वापस यहीं आना पड़े। प्रोफेसर बोला, वापस आने की जरूरत नहीं है, फौरी तौर पर तैयारियां कर लो और उनकी समत चल पड़ो। मेरा ख्याल है सुबह का नाश्ता हम इन्हीं के करीब पहुंच कर करेंगे और अगर कोई खतरनाक सूरत हाल हुई तो पहले उससे निमट लेंगे। मैंने कहा, गुड, मुझे आपकी तजवीज़ से इत्तेफाक है। हम बर्क रफ्तारी से खैमे उखाड़ने लगे। खैमों को लपेट कर रख लिया गया, तमाम सामान बांध कर घोड़ों पर बार किया गया और उसके बाद हम घोड़ों को खोल कर उन पर सवार हो गए। हथियार अलबत्ता हमने अपने हाथों में तैयार रखे थे ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। तकरीबन आधा फासला तय करने के बाद मैंने तजवीज़ पेश की कि हम दो दो की टोलियों में दो समतों से उस तरफ जाएं ताकि हमें किसी भी खतरे के पेश नज़र दूसरी तरफ से मदद मिल सके। सब ने मेरी इस बात से इत्तेफाक किया और इस तरह मैं और बड एक समत, मैकनो और प्रोफेसर दूसरी समत पहुंच गए और फिर दोनों तरफ से दरमियान में फासला रख कर हम उस इलाके की तरफ बढ़ने लगे जहां नकलो हरकत महसूस हुई थी। रास्ता बहुत ज्यादा दुश्वार गुजार नहीं था। घोड़ों ने बहुत जल्दी ये फासला तय कर लिया और हम उस जगह पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो मंजर देखा वो बड़ा अजीब था। एक शदीद जख्मी शख्स जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके करीब ही एक बुरे अहवाल नौजवान लड़की मौजूद थी। जख्मी शख्स की शख्सियत अच्छी खासी पुरवकार थी, लड़की भी अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थी, लेकिन उस वीराने में उन दोनों की मौजूदगी बड़ी ताज्जुब खेज थी। बड ने आहिस्ता से मुझसे कहा, कोई नई बात नहीं है चीफ, सहराए आजम में सरफिरे उमूमन दाखिल होते रहते हैं और इसी किस्म के मसाइब से दो चार हो जाते हैं। मेरा ख्याल है इन लोगों को भी ऐसी ही कोई सूरत हाल पेश आ गई है, बज़ाहिर मजलूम ही नजर आते हैं। लड़की ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनकर गर्दन उठाई और फिर चीखती हुई हमारी तरफ दौड़ी। वो हमसे मदद तलब कर रही थी। जबान अंग्रेजी थी, आवाज में इंतहाई खौफ और दहशत थी। मैं घोड़े की पुश्त से उतर गया। दूसरी समत से मैकनो और प्रोफेसर भी आ गए थे। लड़की पागलों की तरह चकरा रही थी। उसने आगे बढ़कर बड का बाजू पकड़ लिया, बोली, प्लीज मिस्टर, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, मेरे अंकल मौत की आगोश में जा रहे हैं। बट ने उसका शाना थपथपाकर उसे तसल्ली दी और फिर हम दोनों मौम्मर शख्स के करीब पहुंच गए जिसका सीना खून से लिथड़ा हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे सीने का गोश्त नोच लिया गया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।